Hey everyone, hi guys. My name is Deepshikha Goswami. Welcome back to my YouTube channel. This is the another video of part A जहाँ पर हम कुछ questions देखेंगे, जहाँ हम part A को बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में समझने की पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, देखो बहुत सिंपल है. पार्ट ए के मैं ये नहीं बोलती आप सारे क्वेश्चंस करके आ सकते हैं विदाउट ऑफ कोर्स विदाउट फॉर्मूला या बहुत ही ज्यादा मैथमेटिक्स पढ़े बिना, लेकिन यस 7 to 8 to 10 क्वेश्चंस तक आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो बेस्ड अपॉन पेपर कैसा आ रहा है. और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जा रहे हैं जो मैं आपको करवा रही हूँ, ये इसका 5th पार्ट है. और 5th ये 5 पार्ट के अलावा भी मैं आपको काफी सारे सेशंस करवा चुकी हूँ जहाँ पे मैंने बहुत सारे ट्रिक्स बेस्ड आपको चीजें करवाई हैं एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है, अगर आप ये सब देख कर जा रहे हैं तो आराम से आप 7 से 8 सवाल करके आ सकते हैं. शुरुआत करेंगे पहले सवाल के साथ. अ सर्टेन नंबर ऑफ एप्पल्स व्हेन अटेम्प्टेड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द 3 ग्रुप्स इन अ रेशियो ऑफ 3:4:5 fall short by 1. If distributed in the ratio of 4:5:6, 2 apples would be left undistributed. Which one of the following is a possible number of apples? ठीक है, अब इस केस में यस इस केस में आपको यहाँ पर कुछ नंबर ऑफ एप्पल्स दिए जा रहे हैं, आपको उसको 3 ग्रुप में डिवाइड करना है. एक ये रेशियो दिया है तब एक कम पड़ जाता है, एक ये रेशियो दिया है तो 2 एक्स्ट्रा हो जाते हैं. इस केस में आपको बताना है कितना पॉसिबल नंबर ऑफ एप्पल्स हो सकता है. अगर ये रेशियो है 3:4:5, इस रेशियो के केस में आप देखोगे टोटल 3 + 4 + 5, मतलब कि आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे टोटल 12 पार्ट्स. ठीक है, और सेकंड केस में इट इज 4:5:6, सो 4:5:6 के केस में आपके पास आ जाएगा 15 पार्ट्स. तो ये बेसिकली मैंने क्या किया, जो मुझे रेशियो दिया था उसको मैंने ऐड कर लिया नंबर्स को एज इट इज. ठीक है, जब ये रेशियो मैं फॉलो कर रही हूँ तो मेरे पास एक एप्पल कम हो जाता है, मतलब कि जब 12 पार्ट्स की हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक एप्पल की कमी हो रही है. अब मान लेते हैं एक पार्ट जो है उसमें कितने एप्पल्स हैं, उसमें के एप्पल्स हैं. इस केस में फर्स्ट रेशियो के केस में एक पार्ट में के एप्पल्स हैं. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 12 पार्ट्स में कितने हो जाएंगे, 12 के एप्पल. और फर्स्ट केस में मेरे पास कितने एप्पल्स की कमी पड़ रही है, एक एप्पल की. 12 के -1, एक एप्पल की पड़ रही है कमी इस फर्स्ट रेशियो के केस में. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बोलती हूँ 15 पार्ट्स, तो मैं पार्ट्स को m से डिनोट कर दे रही हूँ, मतलब कि यहाँ पर मेरे पास हो जा रहा है 15m + 2 सेकेंड रेशियो के केस में. बहुत सिंपल है, जो रेशियो दिया था उसमें हमने जो नंबर्स दिए थे उसको ऐड किया. ठीक है, हमारे पास टोटल एक वैल्यू आई और रेशियो में आई है वो वैल्यू, फाइनल नंबर ऑफ एप्पल्स नहीं आया है, वो रेशियो में एक नंबर आया है. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर मुझे एक रैंडम वो ये चाहिए, मतलब एक के या एक्स, मैंने कोई भी एक ये मान लिया और उसको मैंने पार्ट्स मान लिया. जैसे यहाँ पर इस केस में 12 पार्ट हो गए, इस केस में 15 पार्ट हो गए. अब क्योंकि 12 पार्ट थे तो मैंने मान लिया 12 के -1. ये फर्स्ट रेशियो के केस में एप्पल का सिनेरियो बन रहा है, मतलब टोटल नंबर बन रहा है, और इस केस में टोटल एप्पल का नंबर बन रहा है इतना. ठीक है, अब टोटल एप्पल का नंबर तो सेम ही है, चाहे वो दोनों केसेस की मैं बात कर लूं, वो तो रेशियो में किसमें डिवाइड किया है उसके अकॉर्डिंग बात हो रही है. तो मैं ये दोनों वैल्यूज जो मेरे पास आई है उनको मैं सामने लिख सकती हूँ. करेक्ट, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों पार्ट्स को इक्वेट कर सकते हैं, ये 12 के -1 को और ये 15m + 2 को. मैंने यहाँ पर इन दोनों को इक्वेट किया. ठीक है, इक्वेट करके मेरे पास ये वैल्यू आई निकल के, इसको सॉल्व किया. ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास ये इक्वेशन निकल के आ गई है. अब इस इक्वेशन में मैं क्या करूंगी, ये m की वैल्यू में कुछ मान के रख लेती हूँ, 1 2 3, मतलब सिंप्लीफाई रखते हैं कि 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा. तो हमारे पास k की वैल्यू क्या निकल के आ रही है एक बार देख लेते हैं. हाँ जी, तो अब फर्स्ट केस में मेरे पास k की वैल्यू आ जा रही है 1.5, सेकेंड केस में k की वैल्यू आ रही है 2.75 और थर्ड केस में k की वैल्यू आ रही है 4. मतलब जब मैंने m को 1 माना, 2 माना और 3 माना. अब आप खुद समझ सकते हो कि यहाँ पर एप्पल का नंबर 1.5 2.75 ऐसा पॉइंट में तो होगा नहीं, एक होल नंबर होना चाहिए ये. तो मेरे पास ये एक नंबर निकल के आया जो सबसे लॉजिकल अभी तक मुझे दिखाई दे रहा है. तो अगर m की वैल्यू में 3 मान रही हूँ तो k की वैल्यू मेरे पास आ जा रही है कितनी, 4. ठीक है, अब टोटल एप्पल्स का नंबर मेरे पास कितना है, 15m + 2 या 12 के -1. तो अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ, k का वैल्यू मेरे पास निकल के आया 4, 48 - 1 दैट इज 47. या फिर अगर मैं m की वैल्यू मानूं 3 तो 15 × 3 = 45 + 2 = 47. बोथ वेज मेरे पास एक वैल्यू निकल के आ जा रही है 47. बेसिकली मैंने ये क्यों किया, सो दैट मैं ये जस्टिफाई कर सकूं कि अगर m में मैं कोई नंबर डाल रही हूँ तो यहाँ पर k में भी एक होल नंबर आ रहा है,
कोई पॉइंट में नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब इस वे ये वाली केस में दोनों सिचुएशन जो है वो जस्टिफाई हो रही है और इस तरीके से मेरे पास एक नंबर निकल के आ जा रहा है 47 जो कि जस्टिफाइबल है और यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन में भी है और 47 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से अगर आपके सामने दोबारा क्वेश्चन आता है सेम तरीके से आपके पास रेशियोज दिए जाते हैं और उसमें आपको सॉल्व करना है तो आप सेम तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं एक बार। इन अ क्यू ए स्टैंड्स 14th फ्रॉम दी फ्रंट, तो फर्स्ट से 14th पोजीशन पे बैठा हुआ है ए, ठीक है, एंड बी 17th फ्रॉम दी लास्ट, लास्ट से 17th पोजीशन पर है बी। सी इज एग्जैक्टली एट द मिडिल ऑफ द क्यू, सी एग्जैक्टली बीच में है और 16 लोग ए और बी ए और सी के बीच में, 16 लोग ए और सी के बीच में। हाउ मेनी पर्सन्स आर बिटवीन बी एंड सी, ठीक है। तो अब जब सी और ए के बीच में 16 लोग हैं तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल हो गए 30 लोग, है ना, सिंपल है। यहाँ से इसकी पोजीशन थी 14 और इसके बीच में 16 लोग हो गए तो टोटल 30 पीपल यहाँ सी के पहले हो चुके हैं और सी एकदम मिडिल में है तो सी हो गया 31st, ठीक है। और सी अगर 31st है तो उसके पहले 30 लोग होंगे और इसके बाद में 30 लोग होंगे, मतलब टोटल यहाँ पर 61 लोग होंगे, ठीक है। अब जब यहाँ पर 30 लोग होंगे और बी की पोजीशन थी 17th, तो अगर मुझे बी और सी के बीच में निकालना है तो मैं क्या करूंगी, 30 में से जो बी की पोजीशन है उसको माइनस कर दूंगी। बी की पोजीशन को मैंने माइनस किया, 30 में से मेरे पास आ गया टोटल 13, तो 13 लोग यहाँ पर प्रेजेंट होंगे बिटवीन बी एंड सी। वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एकदम पॉइंट पॉइंट ध्यान रखिए या फिर कैलकुलेट करके लाइन बनाकर लिख के मतलब डॉट डॉट करके उसको कैलकुलेट कर लो, क्योंकि यहाँ पे गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ इनसाइड अ रेक्टेंगल कैन क्रिएट मल्टीपल रेक्टेंगल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, the lines can intersect each other, the minimum number of straight lines needed so as to result in a total of 9 rectangle is, ठीक है। तो एक मेरे पास मैं मान लेती हूँ यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, ठीक है जी, ये मैंने बनाया एक लाइन, ये मैंने बनाई 2 लाइन, ठीक है। तो अब हम रेक्टेंगल को कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर 9 रेक्टेंगल मुझे चाहिए, क्या हो रहे हैं, एक ही सबसे बाहर वाला हो गया रेक्टेंगल, ठीक है 1, उसके बाद में 2, ठीक है, उसके बाद में ये 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ठीक है, 5 यहाँ हो चुके हैं अभी, 5, उसके बाद में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 6, 7, ठीक है, 6, 7, या इसको ऐसे दिखा सकती हूँ मैं 6, 7 एंड देन 8 और 9, ये हो गए आपके टोटल 9 रेक्टेंगल्स। कैसे बन रहे हैं ये, सिर्फ 2 लाइनें को इस्तेमाल किया हमने, इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को, सिर्फ इन 2 लाइंस को यूज करके हमने यहाँ पर 9 रेक्टेंगल्स बना लिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ लाइन जिनसे इनको इस्तेमाल करके हम 9 रेक्टेंगल बना सकते हैं वो हो गई आपकी यहाँ पर 2 लाइन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, choose the option that will make the following statement correct. If we count the number of appearances of the letter N in this sentence, the result will be, ठीक है, तो काउंट करके देख लेते हैं एक बार, 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 6, so if we count 1, 2, 3 of the letter 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, एंड 7, ये हो गए आपके 7। तो 7 बार यहाँ पर n लिखा हुआ है, लेकिन जब आप यहाँ लिखेंगे विल बी व्हाट, विल बी अगर मैं यहाँ पर बोलती हूँ 6, तो 6 से तो ऑलरेडी यहाँ पर ज्यादा है 7, जब आप यहाँ पर कोई नंबर लिखोगे 7 तो n उसका भी आ जाएगा तो 8 हो जाएगा, तो वो नहीं हो सकता 9। अगर मैं यहाँ पर 9 लिख रही हूँ तो वो बिल्कुल करेक्ट बैठेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं 2 n यहाँ के ऐड कर दूंगी और ये मेरे पास अभी तक आए थे 7 + 2 हो जाएगा यहाँ पर 9n, ठीक है। इफ वी काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड देन यहाँ पर 2 टाइम,
तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 9। वेरी इजी क्वेश्चन। इसके पहले भी हम ऐसे क्वेश्चन देख चुके हैं जहाँ पर टी को कैलकुलेट करवाया था, तो सिमिलर तरीके से आप उसको भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, a total of 20 toys of a child are to be put in a box. Every 30 second 2 toys are put inside. तो ये हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है। इसमें हम क्या करें, इसमें एक बच्चा है, उसको टोटल 20 टॉयज को रखना है, ठीक है। हर 30 सेकंड में वो क्या करता है, 2 टॉयज को रखता है और एक को निकाल लेता है ना। हाउ मच टाइम इन मिनट्स विल इट टेक टू पुट ऑल टॉयज इन दी बॉक्स फॉर दी फर्स्ट टाइम। पहली बार सारे के सारे 20 टॉयज को बॉक्स में रखने में कितना समय लगेगा, तो कैलकुलेट करके देख लेते हैं इसको। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है अ टोटल ऑफ 20 टॉयज ऑफ अ चाइल्ड आर टू बी पुट इन अ बॉक्स। एक बॉक्स है हमारे पास, उसमें बच्चे को 20 टॉयज रखने हैं, ठीक है। एवरी 30 सेकेंड्स 2 टॉयज आर पुट इनसाइड। हर 30 सेकेंड में 2 टॉयज को वो बॉक्स के अंदर रखता है, ठीक है। एंड 1 इज थ्रोन आउट बाय द चाइल्ड, लेकिन एक बाहर वो बच्चा फेंक देता है। मतलब 30 सेकेंड में अगर हम नेट देखें तो एक टॉय वो रख पा रहा है, ठीक है। हाउ मच टाइम इन मिनट्स विल इट टेक टू पुट ऑल टॉयज इन द बॉक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो भाई सिंपल बात है, अगर 30 सेकेंड में 2 टॉय अंदर जा रहे हैं बॉक्स के, एक वो बाहर फेंक दे रहे हैं, मतलब 30 सेकेंड में एक्चुअली एक टॉय बॉक्स में रख पा रहे हैं। तो ऐसे अगर हम 30 सेकेंड बार देखते चले तो एवरी 60 सेकेंड 2 टॉयज जा रहे हैं, मतलब कि 1 मिनट में 2 टॉयज जा रहे हैं, मतलब टोटल 18 टॉयज कब चले जा चुके होंगे, 9 मिनट में। तो अब यहाँ देख सकते हो कि 18 टाइम्स जो है, जब हमने उसको 30 सेकेंड वाले प्रोसेस को किया तो यहाँ पर वो 18 टॉयज जा चुके हैं, ठीक है। अब 18 के बाद 18वीं बार के बाद जब वो नेक्स्ट टाइम आएगा, या 9 मिनट के बाद जब वो नेक्स्ट टाइम आएगा, जब नेक्स्ट 30 सेकेंड आएंगे तो फिर से वो 2 टॉय अंदर रखेगा। और हमसे बोला है कि पहली बार जब वो 2 टोटल 20 टॉयज रख चुका हो तब की बात हो रही है। अभी फेंकने की बात यहाँ पर नहीं आएगी, वो फेंक दे वो अलग बात है, बट रख दिया तब तक का टाइम हमको काउंट करना है। तो जैसे ही हम नेक्स्ट 30 सेकेंड आएगा वो वापस से 2 टॉयज रख देगा, टोटल यहाँ पर 20 टॉयज हो जाएंगे। मतलब 9 मिनट और 30 सेकेंड में टोटल 20 टॉयज जो है वो बॉक्स के अंदर जा चुके हैं। तो यहाँ पर 9 मिनट एंड 30 सेकेंड हो जाएगा, मतलब 9.5 मिनट्स में 20 टॉयज जो है वो बॉक्स के अंदर जा चुके होंगे। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। क्वेश्चन बोल रहा है आपसे 120 स्टूडेंट्स ने एक एग्जाम लिखा 4 सवालों के साथ। तो उस पेपर में टोटल 4 क्वेश्चंस थे, ठीक है। 100 बच्चों ने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, 95 ने सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व किया, 90 ने थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया और 80 ने फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व किया। मतलब कितने बच्चों ने पहला सवाल सॉल्व नहीं किया, 20 बच्चों ने। कितने बच्चों ने दूसरा सवाल सॉल्व नहीं किया, 125 बच्चों ने। कितने बच्चों ने तीसरा सवाल सॉल्व नहीं, कितने बच्चों ने दूसरा सवाल सॉल्व नहीं किया, विल बी 25 की, ठीक है। कितने बच्चों ने तीसरा सवाल सॉल्व नहीं किया, 30 बच्चों ने। और कितने बच्चों ने चौथा सवाल नहीं किया, 40 स्टूडेंट्स। ये वो नंबर है जिन्होंने ये नंबर ऑफ क्वेश्चन 1 2 3 4 सॉल्व नहीं कर पाए या नहीं किया, ठीक है। अब हमको पूछा जा रहा है कि what is the smallest possible number of students that solved all 4 questions। वो बच्चे जिन्होंने वो चारों क्वेश्चन सॉल्व किए। तो हमारे पास वो नंबर निकल आया जिन्होंने वो चारों क्वेश्चन, मतलब कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। हमें वो नंबर चाहिए जिसने चारों क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। तो मेरे पास ये नंबर है, तो अगर मैं इसको ऐड कर लूं, ये वो नंबर है जिन्होंने कोई एक भी क्वेश्चन छोड़ा है ना। तो अगर मैं इसको ऐड कर लूं, मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 115 वो स्टूडेंट्स है जिन्होंने कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो छोड़ा है। दैट मीन्स 5 बच्चे वो स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने ये चारों क्वेश्चन किए होंगे। लॉजिक वेन डायग्राम से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट ये बहुत ही सिंपल तरीका है इसको सॉल्व करने का। आपने कितनों ने किए थे वो निकाल लिया, कितनों ने नहीं किया वो निकाल लिया, उसको ऐड किया, तो 5 ऐसे हमारे पास बच्चे निकल के आए जिन्होंने वो सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको एक्सप्लेनेशन पार्ट भी दिया हुआ है, आपको सेम ही चीज है, पढ़ना हो तो पढ़ लेना, है ना। लास्ट क्वेश्चन, रिवर ए एंड बी विद कांस्टेंट वाटर स्पीड ए एंड बी। यहाँ देख सकते हो रिवर ए और बी है, कांस्टेंट वाटर स्पीड इसकी दिखाई हुई है एरो से, ठीक है। मर्ज एट पॉइंट पी, इस पॉइंट पे ये मर्ज कर रही है टू फॉर्म रिवर सी, इस रिवर को बनाने के लिए विद अ कांस्टेंट वाटर स्पीड सी, और इसकी वाटर स्पीड कितनी है, सी है, ठीक है।
ये दोनों ने मर्ज करके ये रिवर बनाई और इसकी कांस्टेंट वाटर स्पीड हमको दी हुई है c। नाउ अ बोट हैविंग स्पीड s, अब ये एक बोट है और इसकी स्पीड कितनी है s है ना। इन स्टिल वाटर मतलब अभी रुका हुआ पानी है, उसमें स्पीड दी हुई है s। इसको Q से R पे पहुंचना है, मतलब Q से R पॉइंट पे यहाँ पे इसको पहुंचना है, ठीक है। अब फ्लो की डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है, इसकी भी डायरेक्शन इधर ही है और इसकी भी डायरेक्शन इधर ही है, ठीक है। और इसको जो बोट है उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना है। ये कब पहुंच पाएगी, जब इसकी स्पीड क्या हो। भाई सिंपल बात है, जो यहाँ पे वाटर फ्लो की डायरेक्शन है, ठीक है, क्योंकि इसको अप स्ट्रीम जाना है, मतलब जो फ्लो की डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट जाना है, तो इसकी बोट की जो स्पीड है वो डेफिनेटली स्ट्रीम की स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए। अगर उतनी ही होगी तो वो उसके साथ चलते चले जाएगी या उसी जगह पे रुकी रहेगी, है ना। और अगर उससे कम होगी तो उसके साथ बह जाएगी, उससे ज्यादा ही होनी चाहिए तभी वो उसके ऑपोजिट मूव कर सकती है। तो यहाँ पे भी इस वाली स्ट्रीम में भी इस स्पीड से ज्यादा होना चाहिए और इस वाले स्ट्रीम में भी इस स्पीड से ज्यादा होना चाहिए। तो पॉइंट P तक पहुंचने के लिए C से ज्यादा चाहिए और R तक पहुंचने के लिए B से ज्यादा चाहिए। तो बहुत सिंपल है, मैक्सिमम ऑफ B एंड C, ये ज्यादा किस मोर देन क्या होना चाहिए, मैक्सिमम ऑफ B और C। तो B और C की जो मैक्सिमम स्पीड है उससे ज्यादा होनी चाहिए इस बोट की स्पीड। ये तो इतना बहुत ही लॉजिकल बात है, इसमें कुछ भी कैलकुलेट करने जैसा कुछ भी है ही नहीं, ठीक है। सो दिस इज इट। सो दैट इज हाउ यू कैन सी कि बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो सिर्फ लॉजिक्स लगा लगा के। आई अंडरस्टैंड कुछ क्वेश्चन थोड़े से मतलब सॉल्व करना पड़ता है कुछ क्वेश्चंस में, बट देन कोई फॉर्मूला याद करके आने की जरूरत नहीं है आपको, बहुत सिंपल ट्रिक्स बेसिक चीजों से आप उसको सॉल्व करके आ सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप आपको मजा आया हो, समझ में आई हो चीजें, सारे पार्ट्स आपने देख लिए हैं, प्रैक्टिस करके जा रहे हैं। ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इसका इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन। ऑल्सो बायोकेमिस्ट्री के बारे में आप लोग बहुत ज्यादा आई एम श्योर की वरिड हैं, काफी लोगों की मैसेज आ रहे हैं कि मैम आप वाला सेशन क्यों नहीं हुआ है। तो कल दैट इज 8th ऑफ जुलाई को हम वाला सेशन कंडक्ट कर रहे होंगे। मोस्टली मैं आपको एक अपलोडेड वीडियो दे दूंगी या फिर लाइव सेशन होगा, ठीक है, बट फॉर श्योर वो सेशन हो रहा होगा। तो मेक श्योर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, वीडियो को लाइक कर दिया है फॉर ऑल दी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।